नमस्कार विद्यार्थियों, मैं विनोद चौहान, प्रवक्ता विद्युत, राजकीय पॉलिटेक्निक महाविद्यालय जोधपुर से। विषय है E209, चैप्टर 5 डोमेस्टिक अप्लायंसेस की कड़ी में नेक्स्ट टॉपिक लेकर आया हूँ। तो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा टेबल फैन। हमने पिछली स्लाइड शो में देखा था। नेक्स्ट है सीलिंग फैन, छत पंखा। तो सीलिंग फैन का छत पंखा का जो कंस्ट्रक्शन है वो इसमें दिखाया गया है। तो पहला पिक्चर हम देखते हैं। सीलिंग फैन में सबसे ऊपर जो होती है उसे हम कहते हैं टॉप कैनोपी। टॉप कैनोपी के अंदर जो भी हैंगिंग पार्ट हो वो छिपा दिया जाता है हिडन करने के लिए, प्लास्टिक की बनी होती है, इसे हम कैनोपी कहते हैं। कैनोपी दो होती है, एक तो जो छत की तरफ लगती है उसे हम टॉप कैनोपी कहते हैं, और जो पंखे के कनेक्शन को हिडन करती है डेकोरेटिव पोर्शन के लिए और सेफ्टी पर्पज़ से, उसे हम बॉटम कैनोपी कहते हैं। जिस रॉड से पंखा छत से लटकता है, हैंग करता है, उसे हम डाउन रॉड कहते हैं। देन उसके बाद जो सीलिंग फैन का है वो जिसके अंदर कंस्ट्रक्शन वाइंडिंग पार्ट रहता है उसे हम बेसिकली माउंटिंग कहते हैं। ये माउंटिंग दो भागों में बटी होती है, जिसको हम टॉप कवर और बॉटम कवर से देखते हैं। फिर यहाँ पे इसमें कुछ कवर, स्क्रू, स्टेटर, रोटर, बॉटम कवर, बॉल बेयरिंग्स, ये सारी ब्लेड्स ये इसमें दिखाए गए हैं। सेकंड पिक्चर में देखिए, सीक्वेंस में इसको दिखाया गया है। सबसे ऊपर जब फैन को हैंग किया जाता है, लटकाया जाता है, तो एक नट, एक शेकल नट होता है, बोल्ट और नट होते हैं, क्वार्टर पिन होती है और रबर ग्रोमेट होता है, जो कि उस शेकल पिन के बीच में लगाया जाता है ताकि कि मैकेनिकल वाइब्रेशंस के वक्त फैन साउंड नहीं करे। इस सारे पोर्शन को हम टॉप कैनोपी के माध्यम से ढक देते हैं। फिर एक डाउन रोड होती है और उसकी कड़ी में बॉटम कैनोपी होती है। बॉटम कैनोपी के नीचे अगेन हैंगर क्लिप होता है, बोल्ट, नट, कैपेसिटर होल्डिंग और इलेक्ट्रिकल कनेक्शन यहाँ रहते हैं सारे, उसको हम बॉटम कैनोपी से हिडन कर देते हैं। फिर नीचे की तरफ आप देखेंगे तो फैन ब्लेड दिखाई गई है, फिक्सिंग पॉइंट, और फैन ब्लेड्स यहाँ अटैच होती है स्क्रू के माध्यम से। तो इस प्रकार से जो कंस्ट्रक्शन एक सीलिंग फैन का दिखाया गया है। सीलिंग फैन के अंदर बेसिकली स्टेटर और रोटर वाला पार्ट रहता है। अमूमन एक इंडक्शन मोटर में स्टेटर पार्ट बाहर की तरफ होता है और रोटर वाला पार्ट अंदर की तरफ होता है। स्टेटर पार्ट में कॉपर की वाइंडिंग की जाती है और रोटर पार्ट सिंपली स्क्वायर केज फॉर्म में बनाया जाता है। लेकिन सीलिंग फैन में यह रिवर्स होता है, उल्टा होता है। यहाँ स्टेटर पार्ट को अंदर की तरफ रखा जाता है जिसमें वाइंडिंग होगी, और रोटर पार्ट को आउटर की तरफ में रखा जाता है ताकि कि जो ब्लेड्स हैं वो रोटर पर अटैच होगी और हमें ईजी वे में उसे घुमाने में सहायता मिलेगी। तो ये एक कंस्ट्रक्शन फीचर्स है जो कि सीलिंग फैन में उल्टा किया गया है साइंटिफिक रीज़न से। देन इसके इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किस प्रकार से होता है दिखाया गया है। फेज़ और न्यूट्रन वाला सॉकेट दिखाया गया है। वहाँ से फेज़ आता है जो कि स्विच में जाता है। स्विच के नीचे से एक वायर रेगुलेटर की तरफ जाता है और रेगुलेटर इस प्रकार से सीरीज़ में होते हुए पंखे के ऊपर जो बॉक्स है वहाँ तक जाता है जहाँ इलेक्ट्रिकल कनेक्शन किए जाते हैं। पंखे के ऊपर इलेक्ट्रिकल कनेक्शन से देखिए, एक वायर यहाँ से सीधा फैन में जाता है और दूसरे वायर से कैपेसिटर अटैच होता है जो कि कनेक्टर जिसे हम कहते हैं उसमें दिखाया गया है। कनेक्टर के स्पेयर वाले पोर्शन में अटैच होता है और यहीं से एक कैपेसिटर का दूसरा पार्ट वायर अंदर चला जाता है और न्यूट्रल से तीसरा वायर। तो RYB जो कॉम्बिनेशन है, रेड, येलो और ब्लू, इस टाइप से इस कॉम्बिनेशन को दिखाया गया है सर्किट माध्यम से। जनरली बहुत सी बार एक फ़ैन से 4 तार बाहर निकाले जाते हैं और बहुत सी बार वायरिंग करने वाले 3 तार ही उसको बाहर निकालते हैं। जब 3 तार बाहर निकालते हैं तो उसमें इस प्रकार से कनेक्शन किए जाते हैं, और जब 4 तार बाहर होते हैं तो हमें पता लगाना पड़ता है कंटिन्यूटी टेस्ट से कौन सी स्टार्टिंग कौन सी रनिंग वाइंडिंग है।
स्टार्टिंग और रनिंग वाइंडिंग के एक कनेक्शन को हम कॉमन कर देते हैं और बाकी के कनेक्शन पे हम कैपेसिटर अटैच करते हैं, जो कि इलेक्ट्रिकल इंडक्शन मोटर का हमने बेसिक डायग्राम देखा था उसके माध्यम से। देन इसमें भी एक टेबल दिखाई गई कि क्या कौन से इसमें दोष हैं, कारण क्या क्या हैं उनके, और निदान उसको कैसे रिमूव किया जा सकता है। तो पहले पंखा शोर करता है, तो इसका पहला कारण हो सकता है कि बेरिंग घिस गए हों या उसके अंदर जो ग्रीस है ल्यूब्रिकेशन के माध्यम के लिए वह सूख गया हो। सेकंड है हमिंग या इंडक्शन शोर, रोटर के विस्थापन से उत्पन्न वायु अंतराल के असमान। तो जो हमिंग साउंड है, जो कि बेसिकली मैंने बात की थी वायु अंतराल के कारण, जो कि रोटर और स्टेटर के बीच एयर गैप होता है, वह बदल जाए तो यह साउंड सुनाई देता है। इसका निदान कैसे करेंगे? तो बियरिंग वाले के लिए तो बियरिंग नया लगा सकते हैं या उसकी ग्रीसिंग कर सकते हैं, और सेकंड के लिए हम रोटर को बैलेंसिंग टेस्ट करते हैं, उसकी मरम्मत करवा सकते हैं। सेकंड है कम गति पर पंखा चले, फ़ैन की स्पीड अगर स्लो हो जाए तो जनरली उसमें जो अमूमन देखा गया है कि उसका जो कैपेसिटर होता है, जब कैपेसिटर अपनी क्षमता खो देता है तो यह दिक्कत आती है, क्योंकि कैपेसिटर का सिंगल फेज इंडक्शन मोटर में वास्तविक जो रोल है, भूमिका है, वह फेज स्प्लिटर के रूप में होती है। तो वह एक सिंगल फेज को डबल फेज के रूप में क्रिएट करने का काम करता है, क्योंकि कोई भी मोटर सिंगल फेज में रन नहीं कर सकती। तो यहाँ कैपेसिटर में जब दोष होगा तो फैन स्लो चलेगा, ये हमें पता चल जाता है। अदरवाइज़ आपको उसको ब्लेड को जब धक्का मारते हैं तो वो चल जाता है। तो उस केस में जब कैपेसिटर फॉल्टी है तो कैपेसिटर नया लगा सकते हैं, लेकिन कैपेसिटर ये हमेशा याद रखना है कि कैपेसिटर सेम वैल्यू का ही लगता है। उस वैल्यू से जब आप अलग लगा देते हैं तो उस पर पंखे के ऊपर प्रतिकूल प्रभाव देखने को मिलेंगे, या फैन स्लो तब भी चलेगा जब आगे से वोल्टेज कम मिल रहे हों फैन को, तो हमें वोल्टेज भी चेक कर लेने हैं। अगर फ़ैन चलते हुए रुक जाए तो सबसे बड़ी संभावना इसमें होती है कि जो सर्किट है उसमें कोई फॉल्ट आ गया है, या जो बेरिंग है वो टोटली जाम हो चुके हैं। तो बेरिंग या बुश बदल के भी इसमें कार्य किया जाता है, या फॉल्ट के केस में हमें सर्किट को चेक करना होता है कि उसमें क्या केस आए, कहीं ओपन तो नहीं हो गया कोई वायरिंग सर्किट, या कहीं शॉर्ट सर्किट नहीं हो गया। पंखा जब बिल्कुल ही नहीं चल रहा है तो उसमें 3 केस बनते हैं। पहला, जो सप्लाई है वो उसको नहीं मिल रही है। सेकंड, वाइंडिंग जो है स्टार्टिंग या रनिंग वाइंडिंग वो कहीं से ओपन हो गई, खुला परिपथ हो गया। और थर्ड जो है कैपेसिटर भी ब्रेक हो गया हो, ओपन हो गया हो। तो इस वाले केस में हमें वाइंडिंग चेक करनी पड़ती है, प्रॉपर जो उसके सर्किट परिपथ है उसको हमें जांच करनी होती है। तो इस प्रकार से एक इलेक्ट्रिक फैन सर्किट को हम चेक करते हैं। नेक्स्ट इसी कड़ी में आती है, थर्ड है वॉशिंग मशीन। तो एक वॉशिंग मशीन के अंदर क्या क्या पार्ट्स होते हैं, क्या क्या, तो वो उसमें दिखाए गए हैं। तो उसके पार्ट्स होते हैं, फ्रंट पैनल है, फ्रंट पैनल जहाँ पे टाइमर्स होते हैं, वॉशिंग टाइमर होता है, रिंस टाइमर होता है, ड्रेन और पानी निकासी के लिए एक स्विच होता है, ऑन ऑफ स्विच होते हैं, नॉर्मल स्ट्रॉन्ग वॉशिंग मशीन को चलाने के लिए स्विच होता है। तो ये सब सारे फ्रंट पैनल पे आ जाते हैं। तो इसमें दिखाए गए हैं कि फ्रंट पैनल पे टाइमर है, इनलेट कनेक्शंस है, उसके अंदर पीछे की तरफ कनेक्शंस होते हैं, वाटर इनलेट वाल्व वहीं पे होता है कि आपको पानी किस तरफ प्रोवाइड करना है अगर सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है तो। एजिटेटर होता है, एक इनर टब होता है, एक आउटर टब होता है, एयर डोम सील होती है, एयर डोम सील का और सेंटर पोस्ट गैसकेट होता है, आउटर टब सील होती है, वाटर पंप होता है और हॉस कनेक्टर्स। ये सारे पार्ट्स एक वॉशिंग मशीन में देखने को मिलते हैं हमें। एजिटेटर का बेसिक रोल है, वह अंदर एक फोर्स क्रिएट करता है फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में, जिससे कपड़ों की धुलाई होती है। तो इस प्रकार से इसमें दिखाया गया है कि इनलेट वॉल्व जहाँ से पानी की सप्लाई आ रही है, वाटर इनलेट वॉल्व दिखाया गया है, होस कनेक्शंस जो नीचे की तरफ मोटर हैं वहाँ दिखाए गए हैं, जहाँ पे वाटर पंप भी लगाया गया है, एयर डॉम सर्किट है, आउटर टब और इनर टब, इसमें 2 टब दिखाए गए हैं, एजिटेटर है, एयर डॉम सील दिखाई गई है, गैसकेट जो नीचे की तरफ सील है वो दिखाई गई है, ताकि जिसके अंदर
पानी की संतुलन मात्रा बनी रहे। तो वॉशिंग मशीन को रिपेयरिंग जब भी की जाती है तो उसके सर्किट को बड़ा ध्यान में रखा जाता है। जनरली वॉशिंग मशीन में सिंगल फेज इंडक्शन मोटर काम में ली जाती है। पहले केवल सिंपल वॉशिंग मशीन आती थी जिसमें केवल वॉशिंग की धोने की सुविधा होती थी, उसमें कपड़ों को पानी से सुखाने की सुविधा नहीं होती थी। आजकल सेमी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन और फुल्ली ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन आ गई है। सेमी ऑटोमेटिक में एक चैम्बर वॉशिंग का होता है और एक चैम्बर कपड़ों को सुखाने का होता है, और दोनों के लिए 2 इंडक्शन मोटर आप देखेंगे कभी ओपन करके तो वहाँ लगी होती है। एक टाइमर होता है, दोनों के लिए अलग अलग टाइमर सेट हैं। एक रिले होती है जिसे वो मोटर फॉरवर्ड और रिवर्स डायरेक्शन में रोटेट करती है। देन आप नीचे एक गैसकेट सील होती है। जब कभी प्लास्टिक की गैसकेट सील कट जाती है तो पानी जो है वह उस मोटर पे आने की संभावना बढ़ जाती है, जिससे मोटर जलने की तो हर समय पे उसकी जांच करवानी चाहिए, अदरवाइज़ मोटर जलने का खतरा बढ़ जाता है। तो इस प्रकार से एक वॉशिंग मशीन में फॉल्ट जो है वो एक सिंगल इंडक्शन मोटर के जो बेसिक फॉल्ट है वही क्रिएट होते हैं। तो यहाँ कितनी बार मोटर नहीं चल रही है तो जो उसका बेसिक सर्किट डायग्राम है उसको फॉलो करते हुए वॉशिंग मशीन को रिपेयर किया जाता है। देन नेक्स्ट है इमरजेंसी लाइट। एक इमरजेंसी लाइट कैसे वर्क करती है, यहाँ उसका एक सर्किट डायग्राम दिखाया गया है। तो इमरजेंसी लाइट को दिखाने के लिए तो एक सबसे पहले 220 वोल्ट का एक ट्रांसफार्मर है जो सेकेंडरी साइड में 4.5 वोल्ट की सप्लाई प्रोवाइड करता है। एक सिंपल डायोड लगाया गया है जो कि एक हाफ वेव रेक्टिफायर की तरह वर्क करता है। आगे की तरफ एक ट्रांजिस्टर है जो सिग्नल को एम्पलीफाइड करने का काम आता है, और यहाँ एक चार्जिंग सर्किट के लिए एक बैटरी भी लगाई गई है जो एक डायोड के हाफ वेव डायोड की सहायता से चार्ज होती है, और LA1 और LA2 यहाँ पे लैंप दिखाए गए हैं। तो इस प्रकार से ये एक सिंपल इमरजेंसी लाइट का सर्किट डिज़ाइन दिखाया गया है। नीचे एक फ्लोरेसेंट ट्यूब के सर्किट को दिखाया गया है कि किस प्रकार से जो पहले फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट इमरजेंसी ट्यूबलाइट था उसका सर्किट कैसे डिज़ाइन किया जाता था वह दिखाया गया है नीचे के, जहाँ एक ट्रांजिस्टर की सहायता से और एक बैटरी, जब सप्लाई आती है तो बैटरी को ऊर्जा से संचित किया जाता है, और जब सप्लाई कट आउट हो जाती है तो इसी के माध्यम से अगेन एक फ्लोरेसेंट ट्यूबलाइट को जलाया जाता था। तो यह इमरजेंसी लाइट के कुछ सर्किट्स हैं जिसके बारे में हमने चर्चा की। जनरली किसी भी चीज़ को रिपेयर करना हो आपको इलेक्ट्रिकल, तो उसका सर्किट डायग्राम आपको पता होना चाहिए। सर्किट डायग्राम के माध्यम से आप जो विद्युत कनेक्शन है उसको जांच की जा सकती है। देन नेक्स्ट टॉपिक है रेफ्रिजरेशन साइकिल को हम देख रहे हैं यहाँ पे। रेफ्रिजरेशन साइकिल इम्पॉर्टेंट है। रेफ्रिजरेटर, एयर कंडीशनर, ये सारे जो भी हैं वह रेफ्रिजरेशन साइकिल के ऊपर ही निर्भर करते हैं। इसलिए उन उपकरणों की स्टडी करने से पहले हम एक बार देखते हैं रेफ्रिजरेशन साइकिल वास्तव में क्या है। तो यहाँ रेफ्रिजरेशन साइकिल को दिखाया गया है। तो फर्स्ट नंबर पे देखिए आप, कंप्रेसर लिखा हुआ है, तो यहाँ एक कंप्रेसर अटैच होता है। सेकेंड नंबर पर एक कंडेंसर है। कंडेंसर वास्तव में एक ट्यूब की कोयल बनाई जाती है घुमावदार, वो दिखाई गई है। थर्ड नंबर पे एक यहाँ मीटरिंग डिवाइस लिखा है, तो यहाँ एक एक्सपांसन वाल होता है जो कंप्रेस एयर को एक्सपांड करने के काम आता है, और उसके आगे फोर्थ नंबर पे इवेपोरेटर कोयल होती है। ये भी एक कॉपर की ट्यूब्स होती है घुमावदार। ये सारी चीज़ें आप बेसिकली एक रेफ्रिजरेटर के बैक साइड में देख सकते हैं। कंप्रेसर का रोल होता है कि यह जो भी लिक्विड इसके अंदर भरा जाता है, जो भी कूलेंट के जिसे हम कहते हैं शीतलक, जो इसके अंदर फिल किया जाता है, तो एक नंबर पे उसको कंप्रेस किया जाता है। कंप्रेस होके जो रेड एयर फ्लो है दिखाया गया है, तो यह डिस्चार्ज लाइन से होते हुए कंडेंसर से जाती है कंडेंसर साइड में। एक्चुअल में यह कंडेंसर साइड में हीट को अपनी रिजेक्ट करता है। हीट रिजेक्ट करने के कारण
इसका टेम्परेचर जो कंप्रेस होने की वजह से इसका टेम्परेचर अप हो गया है, ये उस हीट को रिजेक्ट करता है और लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ से यह एक्सपांशन वॉल में जाता है, जहाँ से इस लिक्विड गैस को एक्सपांड किया जाता है, जहाँ से ये आगे जाते हैं और इवेपोरेटर कोयल में यहाँ पे यह स्पेसिफिक हीट को अगेन गेन करता है। हर किसी पदार्थ की एक लेटेंट हीट होती है। लेटेंट हीट बेसिकली उसके अंदर छिपी हुई वह ऊष्मा है जहाँ पे वह उस ऊष्मा को प्राप्त करता है और वह ऊष्मा उसको एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में ले जाती है, सॉलिड से गैस, गैस से लिक्विड, इस टाइप से। तो यहाँ पे कंडेंसर साइड पे वह हीट को रिजेक्ट करता है और इवेपोरेटर साइड पे वह हीट को एब्जॉर्व करता है। तो जब वह टेम्परेचर को एब्जॉर्व करता है लेटेंट हीट के लिए, तो उसके इवेपोरेटर साइड पे जो कोयल्स होती हैं वह ठंडी हो जाती है। जब वो बाहर से किसी चीज़ हीट को रेजॉर्व करता है तो वहाँ पे वो चीज़ ठंडी हो जाती है। और इवेपोरेटर साइड कंडेंसर साइड पे जो कोयल है जहाँ हीट रिजेक्ट होती है तो वह बहुत ही ज़्यादा गर्म होती है। तो दोनों तरफ में हमने एक फ़ैन लगा रखा है और यहाँ से सक्शन लाइन से अगेन जो कूलेंट है वह अगेन कंप्रेसर साइड में आ जाता है गैस फॉर्म। तो कंप्रेसर, कंडेंसर और इवेपोरेटर साइड पे यह एक पार्ट देखा जाए तो जहाँ डॉट डॉट दिखाए गए हैं वहाँ पे यह गैस फॉर्म में है और जहाँ ये डार्क फ्लो है वहाँ पे यह लिक्विड फॉर्म में आ जाता है। यहाँ बीच में एक वॉल भी लगाया जाता है जहाँ पे हम कूलेंट कम होने पे उसको अटैच कर सकते हैं। तो वास्तव में ये जो कूलेंट है प्रशीतक जिसे हम कहते हैं, यह विभिन्न प्रकार के मार्केट में उपलब्ध हैं। तो इस प्रकार से एक बेसिक साइकिल जो भी एसी, रेफ्रिजरेटर, उसमें ये चार चीज़ें बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। कंप्रेसर जिसे हम इसको हार्ट कहते हैं, इसका हृदय है, और उसके बाद कंडेंसर, इवेपोरेटर कोयल और एक्सपांसन वॉल, चार चीज़ें बेसिकली इसमें देखने को मिलती है। तो इस प्रकार से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल वर्क करती है। अब बात करते हैं हम रेफ्रिजरेटर की सर्किट डायग्राम की। उससे पहले हम इसी रेफ्रिजरेशन साइकिल पे मैं आपको बता देता हूँ कि किस प्रकार से एक रेफ्रिजरेशन साइकिल पे आपको ये सारी चीज़ें देखने को मिलेगी। जब आप एक रेफ्रिजरेटर के बैक साइड को देखते हैं तो वहाँ पे एक पीछे की तरफ पतली पतली कॉपर की ट्यूब ब्लैक कलर से कलर की हुई दिखाई देगी। वो पोर्शन आपका कंडेंसर वाला पार्ट है। उस कंडेंसर वाले पार्ट पे एक आपको छोटा सा कॉपर का सिलेंडर दिखेगा, वो आपका एक्सपांशन वॉल है। इवेपोरेटर वाली साइड जो अंदर आप रेफ्रिजरेटर को ओपन करेंगे तो रेफ्रिजरेटर के ओपन करते ही जो आइस चैम्बर है उसको अगर यदि आप हाथ लगा के देखेंगे तो आपको महसूस होगा उसके अंदर ट्यूब्स है। वो ट्यूब्स इवेपोरेटर कोयल्स है और यहाँ से वापस ये कोयल्स नीचे की तरफ रेफ्रिजरेटर में एक ब्लैक कलर का कंप्रेसर लगाया हुआ है। इस कंप्रेसर के अंदर एक मोटर होती है जो इसको, और एक पिस्टन होता है वो इस गैस को कंप्रेस करने का काम करता है। तो इस प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर के अंदर ये सारे पार्ट देखने को मिल सकते हैं। अब एक रेफ्रिजरेटर का एक सर्किट डायग्राम कैसे होता है वो दिखाया गया है कि किस प्रकार से कंप्रेसर को सप्लाई प्रदान की जाती है। तो सबसे पहले कंप्रेसर के अंदर एक थर्मोस्टेट स्विच होता है जो उसके टेम्परेचर को कंट्रोल करता है। टेम्परेचर कटआउट होने, टेम्परेचर जो आप सेट कर देते हो उसके अकॉर्डिंग ये वर्क करता है। उसके पश्चात सीरीज़ में ही एक थर्मल ओवरलोड रिले होती है जो एक हीटिंग रेजिस्टेंस के साथ अटैच होती है। जब धारा बढ़ जाती है तो हीटिंग रेजिस्टेंस का मान बढ़ जाता है तो थर्मल ओवरलोड रिले कटआउट ले लेती है, आगे सप्लाई प्रोवाइड नहीं करती है कंप्रेसर को, ताकि कंप्रेसर के अंदर जो टेम्परेचर अप हुआ है उसकी वजह से वाइंडिंग नहीं जले। देन आगे एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रिले जो कि ऑक्सिलरी वाइंडिंग के साथ अटैच है, और मेन वाइंडिंग। तो बेसिकली एक कंप्रेसर मोटर जो है वो सिंगल फेज इंडक्शन मोटर की तरह वर्क करते हुए दिखाई दे रही है। देन यहाँ पे एक डोर लैंप दिखाया गया है। जैसे ही आप रेफ्रिजरेटर ओपन करते हैं तो एक बल्ब चालू हो जाता है और जैसे ही बंद करते हैं एक वो बंद हो जाता है। तो ये सारा जो है वो डोर लैंप स्विच के माध्यम से वर्क करता है। वहाँ एक प्लास्टिक की नोब टाइप लगी होती है, आप देखेंगे तो वो जैसे ही प्लास्टिक की नोब के ऊपर दरवाज़ा प्रेस करता है तो ये स्विच जो है वो ओपन हो जाता है, और जैसे ही आप इसको ओपन करते हैं ये स्विच क्लोज हो जाता है, जिससे डोर लैंप को सप्लाई मिलते ही वह जल जाता है। तो इस प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। रेफ्रिजरेटर के पार्ट्स क्या क्या हैं, अगेन मैंने अभी आपको पहले ही बता दिया था
कि जो बहुत से रेफ्रिजरेटर में बॉटम साइड में होते हैं, बहुत से रेफ्रिजरेटर में बैक साइड में दिखेगा आपको। यहाँ पे देखिए आप सबसे टॉप से चलते हैं तो इवेपोरेटर कोयल है, वहाँ पे एक फ़ैन लगाया हुआ है। यहाँ पे एक डीफ्रॉस्ट का स्विच भी होता है। डीफ्रॉस्ट बेसिकली एक हीटर है, वो इसके अंदर टेम्परेचर प्रोवाइड करती है, जहाँ जिस वजह से जो इवेपोरेटर कोयल पे ठंडक की वजह से बर्फ़ जम जाती है, उसको हटाने के लिए एक डीफ्रॉस्ट हीटर काम में लिया जाता है। डोर स्विच दिखाया गया है। डोर स्विच के ऊपर एक रबड़ की गोट लगाई जाती है, जिसे हम डोर गैसकेट कहते हैं। गैसकेट समय के साथ कितनी बार कट जाती है तो बदला दी जाती है, अदरवाइज़ जो अंदर ठंडक है वह लीक होने की संभावना बढ़ जाती है। यहाँ एक कंप्रेसर फ़ैन है। अब बात करते हैं कि एक रेफ्रिजरेटर के अंदर बेसिकली इवेपोरेटर के अंदर हम फ़ैन नहीं लगाते हैं, क्योंकि इवेपोरेटर की वजह से अंदर ऑटोमेटिक ठंडक क्रिएट रहती है। नीचे जो कंडेंसर साइड है, कंडेंसर कोयल जहाँ है, वो बेसिकली एक रेफ्रिजरेटर अगर पैक है बॉटम साइड से, तब तो हम एक फ़ैन लगा के उसको एयर फ्लो प्रोवाइड करते हैं, ताकि उसके अंदर जो हीट रिजेक्ट हो रही है उससे टेम्परेचर उसका बढ़े नहीं। अदरवाइज़ बैक साइड में एटमॉस्फेयर के टच में रहती है कंडेंसर कोयल, इसलिए कहा जाता है कि फ्रिज को दीवार से या कहीं भी ऐसी जगह नहीं रखें दीवार से जहाँ वायु का प्रवाह ना हो। तो वहाँ से हम दीवार से इसे 1 फीट दूरी पे 6 इंच की दूरी पे रखते हैं, ताकि एयर फ्लो बना रहे। अदरवाइज़ कंडेंसर कोयल का टेम्परेचर अप होता है, और अगर वो ठंडी नहीं होगी तो कंप्रेसर पे इफ़ेक्ट आता है। तो इस प्रकार से हमने देखा कि किस प्रकार से एक रेफ्रिजरेटर वर्क करता है। नेक्स्ट स्लाइड में हम देखेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम देखेंगे और दूसरे घरेलू उपकरण किस प्रकार से कार्य करते हैं। धन्यवाद।